हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है। तो आज से जो हमारा सब्जेक्ट शुरू होगा पॉलिटी शुरू होगा। एक्चुअली दो चीज़ें हम लेकर के करेंगे, एक पॉलिटी लेकर के करेंगे और एक करंट अफेयर लेकर करेंगे। थोड़ा अल्टरनेटिव क्लासेस चलेंगी कि मान लीजिए एक दिन अपन पॉलिटी कर ली एंड दूसरे दिन अपन करंट अफेयर कर लिए, इस तरीके से, ताकि दोनों चीज़ें ही कवर होती रहे। तो जीएस वाला अपन एक टॉपिक लेते हैं, सब्जेक्ट पॉलिटी। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले तो उस सब्जेक्ट का जो मर्म होता है, उस सब्जेक्ट के बारे में ही हमें कम से कम पता होना चाहिए कि पॉलिटी आखिरकार होता क्या है ना। तो पॉलिटी मतलब अगर हिंदी में कोई जानना चाहे तो पॉलिटी इट मीन्स राज व्यवस्था। पॉलिटी इट मीन्स राज व्यवस्था। पॉलिटी होती राज व्यवस्था, यानी राज्य को चलाने की व्यवस्था। कोई भी राज्य है, राज्य किस तरीके से चलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिलती है? पॉलिटी मिलती है, पॉलिटी के बारे में। तो जो पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो आपका किसके बारे में जानकारी देता है कि ये जो भारत देश है, ये जो भारत एक तरीके से जो कंट्री है, वो किस तरीके से आखिरकार वहाँ पे किस तरीके से रूल हो रहा है, किस तरीके से वहाँ की पूरी कार्यप्रणाली चल रही है। तो राज व्यवस्था मतलब हो गया राज्य को चलाने की व्यवस्था। और वहीं पे एक दूसरा टर्म आता है शासन, गवर्नेंस। तो शासन मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से एक्ट कर रही है, किस प्रकार से वो अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, तो उसको आप क्या कहोगे? शासन कहोगे। तो कुछ टर्म्स आपके लिए जानना जरूरी होते हैं। जैसे टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं कि राज व्यवस्था, इसमें एक टर्म आ रहा है राज्य। तो एक राज्य जो टर्म है, वो राज्य टर्म क्या है, उसको चीज देखना जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि राज्य की, स्टेट की, तो आखिरकार वो क्या होता है? जैसे आप लोगों को सब मालूम है कि स्टेट कि मध्य प्रदेश एक स्टेट है, छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, यूपी है ना। जैसे आपके देश में जितने भी स्टेट है, आप उन सब चीज़ों को आप जानते हैं। लेकिन उस स्टेट से अलग कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कि स्टेट की जो सबसे पहली विशेषता होती वो क्या होती है कि उसकी एक बाउंड्री, उसकी एक सीमा निर्धारित होती है। कोई भी ऐसा आप स्टेट नहीं देखेंगे जिसकी बाउंड्री निर्धारित नहीं हो। आप चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे आप किसी भी स्टेट की बात करें, चाहे उमरिया भी एक अपने में क्षेत्र है, एक जिला है, तो उसकी भी एक बाउंड्री पहले से निर्धारित है कि भाई इतने इतने क्षेत्र के अंदर एक उमरिया जिला पूरा चलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जिसका क्षेत्रीय यानी जिसकी सीमाएं निर्धारित होती है, सीमाएं निर्धारित रहेगी। अब सीमाएं निर्धारित रहेगी तो भाई अब ऐसे जगह पे तो आप कोई शासन करोगे नहीं, जगह पे तो सरकार की आवश्यकता नहीं। अगर कहीं पे कोई खाली जगह है तो वहां पे तो सरकार की आवश्यकता नहीं। खाली जगह में कुछ ना कुछ पॉपुलेशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ पॉपुलेशन, कुछ ना कुछ जनसंख्या होनी चाहिए। और वो जो जनसंख्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉपुलेशन चाहिए, कुछ ना कुछ जनसंख्या चाहिए। और जो ये जनसंख्या है वो क्या करेगी? जनसंख्या बहुत अच्छे से वहाँ पे कार्य कर सके, जनसंख्या के बीच सौहार्द रहे, जनसंख्या के बीच ब्रदरहुड की भावना रहे, जनसंख्या जो वहाँ पे जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन्हें उनके अधिकारों के बारे में मालूम रहे, उस सारी चीज़ों के बारे में मालूम रहे। तो उसके लिए आपको क्या जरूरी है? किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की जरूरत है, किसी प्रकार की आपको लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता है, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की आवश्यकता है। अब कानून व्यवस्था आपको कहाँ पे पता चले? कानून व्यवस्था के लिए हमारे देश में एक पुस्तिका, एक गाइडलाइंस है, जिसको आप सब क्या जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। संविधान में क्या है? सभी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर को बताया गया है कि भाई वहाँ पे फंडामेंटल राइट क्या है, वहाँ पे लोगों के अधिकार क्या है, डीपीएसपी क्या है, वहाँ पे किस प्रकार से इलेक्शन होंगे, वहाँ किस प्रकार से गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट का चुनाव का तरीका क्या है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे, इंस्टीट्यूशंस की क्या लिमिटेशंस है, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है वो भी किस तरीके से काम करेंगे। हमारे देश के नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त हैं, और जो विदेश से जो यहाँ पे रहने आए वाले नागरिक, उन्हें क्या अधिकार है। ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? ये सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से क्या, एक लॉ एंड ऑर्डर की एक बुक है, जो एक तरीके से हमारे लिए किसका काम करती है? गाइडेंस का काम करती है, या कि गाइडलाइंस का काम करती है, एक मार्गदर्शिका है जो हमें एक तरीके से रास्ता दिखा रही है, जो सरकार को रास्ता दिखा रही है, जो जनता को रास्ता दिखा रही है कि भैया उन्हें पता है कि उनके अधिकार कौन कौन से। इसीलिए
चाहे आप तैयारी कर रहे हो चाहे आप तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें कौन कौन से आपको अधिकार प्राप्त है। और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर आपके देश में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चलती है, जो आपकी सरकार है इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलती है। अब देखिए दो तीन चीजें हैं। पहली बात कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन केवल और केवल वहां की जनता के आधार पर चल सकता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन केवल वहां की जनता के आधार पर चल सकता है। अब जनता के आधार मतलब क्या होता है कि अगर जनता को उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा ही ना रहे, उस संविधान के ऊपर भरोसा ही नहीं रहे, तो संविधान मतलब कोरा कागज, संविधान मतलब एक किताब। जैसे अगर किसी किताब के ऊपर आपका अगर भरोसा नहीं है तो वो किताब का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का लोगों के ऊपर, यदि लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर विश्वास है तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, तभी वो संविधान जीवित रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि संविधान का जीवित रहना जरूरी। संविधान का एक तरीके से इस प्रकार से होना चाहिए कि वो समय की मांग के अनुरूप अपने अंदर परिवर्तन कर सके। इसीलिए हमारा संविधान कैसा है, एक तरीके से नम्य संविधान है, नम्य और अनम्यता का मिश्रण है, यानी फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। तो इस चीज को हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको समझने की जरूरत। तो अगर बात किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जीवित रहता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहता है, उसके लिए आवश्यकता क्या है कि लोगों का उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा होना, लोगों का उस संविधान के ऊपर ट्रस्ट होना, और लोगों का उस संविधान के ऊपर ट्रस्ट होना, और साथ में इंस्टीट्यूशंस का भी, यानी लोगों का इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी भरोसा होना कि भैया अगर आप गलत काम करोगे तो कोई एक इंस्टीट्यूशन बैठी है जो आपको सजा देगी, और सभी लोगों का उसके ऊपर भरोसा है। जैसे पुलिस के ऊपर अगर हम बात करें कि पुलिस क्या है, पुलिस एक तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, रिसर्च का काम करती है, इन्वेस्टिगेशंस का काम करती है, जो बुरे लोग हैं उनको सजा देती है, अरेस्ट का काम करती है, डिटेंशन का काम करती है, जो आने वाले समय में अगर कोई बुरे काम करने वाला है या कि कोई ऐसी एक्टिविटी में लिप्त हो रहा है तो उन्हें पहले ही डिटेक्ट कर लेना। तो इस तरीके से पुलिस का काम होता है। लेकिन अगर पुलिस के ऊपर लोगों का भरोसा ही ना हो, तो अगर पुलिस के ऊपर भरोसा ही ना हो तो एक तरीके से पुलिस की बॉडी क्या हो गई, एक्सप्लॉइटेशन वाली बॉडी हो गई कि एक्सप्लॉइट कर रही। जैसे आपको पुलिस स्टेट में देखने को मिल रहा था, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो वहां पे आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही थी। तो ये हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक महत्व है। तो आपको संविधान को भी पढ़ना है, संविधान के साथ साथ राज्य के चलाने की पूरी व्यवस्था भी देखनी, और साथ में आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए। भाई ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन उनमें क्या क्या एक तरीके से समानताएं हैं। और चूंकि हमारा संविधान क्या है, हमने करीब दर्जन भर संविधान से एक तरीके से उधार लिया, या कि उनकी अच्छी बातों को हमने छान करके अपने संविधान में ऐड कर लिया। जैसे आपको पता चलता है कि फंडामेंटल राइट को कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, डीपीएसपी आपका कहाँ से आया, आयरलैंड से आए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप पढ़ते हो, आप इन सब चीज़ों को लेकर के तैयारी करते हो। तो ये हमारे एक तैयारी का टाइम रहेगा। तो जैसे मैंने बोला कि राज्य, थोड़ा बैक टू टॉपिक आते हैं। जैसे मैंने बोला राज्य, तो राज्य के लिए क्या आवश्यक है, उसकी एक बाउंड्री निर्धारित होनी चाहिए, उसकी एक सीमा निर्धारित होना चाहिए। राज्य के लिए दूसरी क्या चीज़ आवश्यकता है, वहाँ पे कुछ जनसंख्या होनी चाहिए, है जनसंख्या, वहाँ पॉपुलेशन होनी चाहिए, और वो पॉपुलेशन बहुत अच्छे से सुचारू रूप से अपने आप को वहाँ पे स्थायी रूप से रह सके, या कि पॉपुलेशन जो है उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी मतभेद ना आए। वहाँ जो पॉपुलेशन, इट मीन्स कम्युनिटी, समुदाय, क्योंकि अलग अलग समुदाय के लोग हमारे यहाँ हैं, तो वो समुदाय बहुत अच्छे से एक तरीके से यूनिटी वाइज, या कि डाइवर्सिटी वाइज, या कि एक तरीके से एकता में, या कि भाईचारे की भावना में वो रह सके। उसके लिए आवश्यक है किसी न किसी गवर्नमेंट का रहना। और गवर्नमेंट का, क्योंकि हमारे देश की सरकार क्या, लोगों की सरकार है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो वहाँ की सरकार है। तो एक तरीके से आप ये बोलो कि सरकार का होना इसलिए जरूरी। सरकार एक ऐसी संस्था है जो शासन की गतिविधियों को करती है। सरकार का मतलब ऐसी संस्था जो हमारे देश की जो एक्टिविटी, किस तरीके से शासन होगा, तो वो शासन को करती है सरकार। अब चूंकि सरकार क्या है, लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड सरकार है, तो एक तरीके से लोगों का ही शासन है। हम ये बोल सकते हैं, हम जो भी 18 साल से ऊपर के एज के हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन में भाग लेते हैं, और उनके द्वारा जो इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट जीता है वही लोकसभा में जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो लोकसभा में जाएगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो विधानसभा में जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा।
तो इस तरीके से वो क्या करेगा, पूरा का पूरा अपना काम करेगा। अब देखो राज्य, अब अगर मैं बात करूं कि राज्य और देश में क्या अंतर होता है, जैसे आपको पता है कि राज्य एंड देश, कंट्री में क्या अंतर होता है। अब ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला ही टर्म हो गया, अगर कोई जानता होगा तो ये बोलेगा भाई सर कैसी बातें कर रहे हैं। राज्य इट मीन्स स्टेट, देश इट मीन्स कंट्री। और राज्य मतलब आपके टर्म के हिसाब से मध्य प्रदेश एक राज्य, छत्तीसगढ़ एक राज्य, यूपी एक राज्य, तमिलनाडु एक राज्य, कर्नाटक एक राज्य, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, है ना, त्रिपुरा, ये सब क्या है, राज्य हैं आपके हिसाब से। लेकिन ये वाली डेफिनेशन नहीं, ये तो राज्य हमने अपने सुविधा के अनुसार से बांटा है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर और ताकि प्रशासन बहुत अच्छे से चल सके, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चल सके। लेकिन इसकी डेफिनेशन ये नहीं है। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि भाई जो आपने राज्य पढ़ा है, तो इस हिसाब से भारत का है, भारत की एक निश्चित सीमा है, यहाँ पे एक निर्धारित जनसंख्या है, और उन निर्धारित जनसंख्या के लिए एक गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी उसके लिए भारत देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य तो पूरा पूरा वो है। तो देश में क्या अंतर आ जाता है, तो देश में ये अंतर आ जाता है कि भाई राज्य के साथ, या कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि राज्य के साथ जब निष्ठा जुड़ जाती है, जब आपकी राज्य के साथ आपकी निष्ठा जुड़ जाती है तो क्या हो जाता है, वो देश में परिवर्तित हो जाता है। किसी भी राज्य के प्रति जब आपकी निष्ठा जुड़ जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, देश में कन्वर्ट हो जाता है। और आपकी निष्ठा कब जुड़ेगी, निष्ठा आपकी तब जुड़ेगी जब आप उस देश को, उस राज्य को अपना राज्य मानोगे। जैसे हम बोलते हैं कि हम क्या है, भारत देश के नागरिक हैं, हम पीपल ऑफ इंडिया है, तो मतलब हम अगर देश के नागरिक है, इट मीन्स क्या है कि हमारी इस देश के प्रति निष्ठा है, हमारे इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य, और देश का भी हमारे प्रति कुछ कर्तव्य है ना। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि हमें फंडामेंटल ड्यूटी मिली, कुछ मौलिक कर्तव्य मिले, कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो उस तरीके से क्या है, हमारा राज्य के प्रति निष्ठा जुड़ी हुई है। अब जब राज्य के प्रति निष्ठा जुड़ती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो देश में कन्वर्ट हो जाता है। तो देश और राज्य के बीच में केवल और केवल ये डिफरेंस है कि निष्ठा का। तो उस हिसाब से चूंकि हमारे लिए जो अमेरिका है वो क्या है, वो एक राज्य है, वो एक स्टेट है। वो किस लिए, चूंकि अमेरिका के तो हम नागरिक हैं नहीं, तो इस हिसाब से हमारा जो है वो क्या है, अमेरिका क्या है, एक राज्य है, और भारत क्या है, हमारे लिए एक देश है। वैसे ही चाइना, वैसे ही जो अदर स्टेट है, वैसे ही पाकिस्तान, जो क्या है, जो एक तरीके से अगर हम ये बोल दें कि उनका हमारे साथ, हमारी उनके साथ निष्ठा नहीं जुड़ी है। तो ये चीज आपको इतना पता चल गया। अब हम जैसे स्टेट की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि ये स्टेट का ही है, तो अब स्टेट दो टाइप के होते हैं। अब नॉर्मली स्टेट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक आपको पता चलता है स्टेट मतलब एक पुलिस स्टेट, एक स्टेट होता है पुलिस स्टेट, और एक होता है आपका वेलफेयर स्टेट। पुलिस स्टेट मतलब पुलिस राज्य, वेलफेयर स्टेट मीन्स कल्याणकारी राज्य। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पुलिस स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पेपर के लिए भी एक इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए कोई एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको मेंस के लिए जरूरी रहेगी, तो उस टाइम पे वो ये फोल्डर पॉइंट का वो यूज कर सकता है। और मान लो भाई बाई चांस अगर आपके उसमें भी आ जाए तो थोड़ी समझिए कि पुलिस स्टेट क्या होता है। देखो दोनों के बीच में मेन डिफरेंस उनकी कार्य प्रणाली है कि किस तरीके से उस स्टेट में काम हो रहा है, वहां पे किसके पास क्या अधिकार है। देखिए अगर हम एग्जाम्पल के तहत देखें तो प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी स्वतंत्रता से पूर्व भारत क्या था, पुलिस स्टेट था। तो अगर हम यहां पे बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत, स्वतंत्रता से पूर्व भारत, प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और ये क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी स्वतंत्रता के पश्चात, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी पुलिस स्टेट स्वतंत्रता से पूर्व भारत। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसकी सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी तो भारत सरकार, लेकिन उसका ओरिजिन क्या था,
अंग्रेजी सरकार। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या यहाँ पर 200 सालों तक राज किया। एक तरीके से पुलिस स्टेट थी। और पुलिस स्टेट में क्या था, सबसे पहले शासकों के हितों की बात की जा रही थी। इंपॉर्टेंस क्या है, जो शासक, अब शासक कौन है, शासक अंग्रेज है। जो भारत देश में जो भारत सरकार जो स्वतंत्रता से पूर्व थी वो किसके इशारों पे काम कर रही थी, वो काम कर रही थी ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन के हिसाब से काम कर रही थी। तो अगर वो ब्रिटेन के हिसाब से काम कर रही है मतलब वो शासकों के हितों के लिए काम कर रही है। किसके हितों के लिए काम कर रही है, शासकों के हितों के लिए, शासकों के हितों के लिए। और शासक कौन है, शासक आपका ब्रिटेन है। इंग्लैंड क्या है, शासक वर्ग में आता है। और जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, शासक वर्ग में आता है। तो जितनी भी पॉलिसीज आप देखते हो अंग्रेजी शासनकाल में, वो आपको कुछ इस प्रकार की पॉलिसी देखने को मिलती है जो अंग्रेजों के हित के लिए। जैसे आप देख रहे हो कि भाई इंपोर्ट को ज्यादा बढ़ा दिया गया, इंपोर्ट ज्यादा बढ़ा दिया मतलब ब्रिटेन का एक्सपोर्ट, यानी ब्रिटेन ने क्या कर दिया, अपना इंपोर्ट भारत में ज्यादा बढ़ा दिया। ब्रिटेन बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारे लिए वो इंपोर्ट है, ठीक है। तो इससे किसको फायदा हो रहा है, ब्रिटेन को फायदा हो रहा है। हमारा एक्सपोर्ट किस चीज में हो रहा है, हमारे रॉ मटेरियल में एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे कच्चे माल में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक तरीके से आप देख रहे हो कि पूरी की पूरी नीति किसके ऊपर निर्धारित है, वो ब्रिटेन के एक तरीके से फायदे के ऊपर निर्धारित है। हमारे यहाँ रेलवे का विकास करना, अंग्रेजों के द्वारा रेलवे का विकास किए गए। तो रेलवे का विकास करने के पीछे भी क्या रीजन है, आखिरकार ब्रिटेन का ही फायदा है, ताकि यहाँ से रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा आसानी से कहाँ पर, ब्रिटेन में पहुँचाया जा सके। चूँकि रिसोर्सेज, चूँकि अगर रेलवे कनेक्टिविटी रहेगी तो क्या किया जा सकता है, आसानी से रिसोर्सेज को पहुँचाया जा सकता है। तो एक तरीके से आपको ये देखने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा शासक के हितों के लिए बात हो रही है। लेकिन वहीं जब देश आज़ाद हो जा रहा है तो किसके हितों की बात की जा रही, शासितों के हितों की बात की जा रही है। शासितों के हितों की बात की जाए, अब शासित कौन है। पहली बात तो ये, अगर ये टर्म ही अगर अपन यूज कर रहे हैं तो वो ही एक गलत बात है, बिकॉज अब शासक तो सारे ही है, क्योंकि हमारे ही द्वारा तो भारत सरकार का निर्माण किया जा रहा है। भाई जो 18 साल से ज़्यादा जो वयस्क हो चुके हैं, जो अडल्ट हो चुके हैं, वही इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जा रहा है। तो शासक तो एक्चुअली हम सब हैं, लेकिन हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव है, हमने अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा है और वो प्रतिनिधि हमारी आवाज को उठा रहा है, वो प्रतिनिधि हमारे बारे में बता रहा है। तो एक तरीके से हम क्या है, शासित है, क्योंकि हम क्या है, उनके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। तो यहाँ पे वो किसके लिए हितों के काम के लिए काम कर रहे हैं, शासितों के हितों के लिए काम कर रहे हैं, यानी वो हमारे हितों के लिए काम कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, शासक का हित और शासितों का हित। अब यहाँ पे अब पुलिस स्टेट में किस चीज के ऊपर महत्व दिया जाता है, पुलिस स्टेट में महत्व दिया जाता है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर महत्व दिया जाता है। जो कानून व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था के ऊपर महत्व दिया जाता है। पुलिस स्टेट में किसके ऊपर महत्व दिया जाता है, कानून व्यवस्था। उनका पूरा को पूरा अगर देखा जाए तो अंग्रेजी जो सरकार थी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही दम पर चल रही थी। उनका पूरा को पूरा दारोमदार था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है तो भैया वो तो यहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उनका पूरा का पूरा क्या था, एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ही मेंटेन करना है। इसके लिए उन्होंने अपनी पुलिस की व्यवस्था करी। इसी तरीके से उन्होंने रोड्स का निर्माण किया ताकि कहीं पे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो रही ताकि आसानी से उनकी गाड़ी जा सके, उनकी फौज आराम से जा सके और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। तो मेन उनका काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन हमारे यहाँ मेन काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करना है, हमारे यहाँ मेन काम क्या है, लोगों का वेलफेयर इंश्योर करना है, वेलफेयर इंश्योर करना है, ठीक है, कल्याण करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है जो हमारे देश की जो सरकार है क्या वो अगर आप देखते हो तो सब्सिडी देना या कि फिर अलग अलग तरीके की स्कीम लाना ताकि जो पिछड़ा वर्ग है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। पीडीएस स्कीम लाना, पीडीएस मतलब जैसे वेलफेयर स्टेट में पीडीएस स्कीम लाई जाती है, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस इट मींस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पीडीएस जैसी स्कीम लेकर के आई जाती है, लोगों को 2 रुपए में, 3 रुपए में, 4 किलो में, 4 रुपए में, 5 रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए, है ना। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, पुलिस स्टेट और वेलफेयर। अब यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर जो लोगों के अधिकार है, जो अधिकार है, जो राइट्स है, उनमें कटौती की जाती है, उनमें
कमी की जाती है, जो अधिकार है उनमें क्या की जा रही है, कमी की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्रदान नहीं किए जा रहे। अगर अधिकार प्रदान कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर लोगों को अपने अधिकारों के बारे में मालूम हो जाएगा तो वो ये चीज़ देखेंगे कि भाई आखिरकार किसके लिए काम किया जा रहा है, शासकों के हितों के लिए काम किया जा रहा है, और वो अपनी आवाज़ उठाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा अधिकार प्रदान नहीं किए जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बात किया जाए तो वेलफेयर स्टेट में बहुत ज़्यादा अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जैसे आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट प्रदान किए, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार में आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वाक व व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे, जैसे अपन फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, वेलफेयर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है यहाँ का उद्देश्य क्या है, नियामक, ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण करना, ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट करना, और यहाँ का उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर करना। तो ये होगा पुलिस स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट के बीच में एक तरीके से डिफरेंस। तो इस टॉपिक को अपन कर लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जो भी नोट कर रहे हैं, एंड देन अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब देखिए टॉपिक तो बहुत सारे पढ़े जा सकते हैं। शुरुआत कहाँ से की जा सकती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से की जा सकती है, लेकिन आई थिंक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से आपका जो मर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि संविधान ही आपको पढ़ना है। तो आखिरकार संविधान की स्टार्ट कहाँ से हो रही है, हमारे देश का जो संविधान वो कैसे बना ना, कैसे उसका पूरा का पूरा फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन लोगों ने उसमें किस किस तरीके से भूमिका निभाई, ये सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर अपन देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या जानकारी मिलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से संविधान बनाने का विचार किसने रखा था। हम भारत देश की बात करें ना, दुनिया की हम बात नहीं कर रहे कि भाई सबसे पहले संविधान कहाँ पे बना, आपके अमेरिका में बना, उस चीज़ की अपन बात नहीं कर रहे। अपन बात कर रहे हैं भारत में, कि भारत में संविधान आखिरकार बनाने का, या कि संविधान होना चाहिए, या कि संवैधानिक बैठक, या कि संविधान सभा, ये आप ये बोल सकते हो कि संविधान सभा कि पहली बार ये बोला गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये विचार को सबसे पहले किसने रखा था, तो इस विचार को सबसे पहले 1934 में 1934 में किसने रखा था, M.N. राय ने, M.N. राय ने। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ये आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिरकार संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले भारत में किसने रखा था। तो संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था, M.N. राय ने रखा था। कब रखा था, 1934 में। अब ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई M.N. राय कौन थे। तो M.N. राय क्या थे, कौन थे, एक वामपंथी आंदोलन के नेतृत्व करता थे, वामपंथी आंदोलन, एक लेफ्ट आइडियोलॉजी के थे। तो जिस तरीके से अगर आपको पता होगा कि एक तरीके से तीन विचारधारी वाले नेता होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे तीन कौन कौन से होते हैं, एक तो लेफ्ट आइडियोलॉजी के होते, दूसरा राइट आइडियोलॉजी के होते, और तीसरा सेंट्रल अप्रोच के होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वामपंथी यानी लेफ्ट आइडियलिस्ट थे, तो अगर मैं लेफ्ट आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिरकार थे कौन और करते क्या थे। तो जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के रहते थे वो क्या कहते थे, वो एक तरीके से सरकार के क्या थे, पूर्ण रूप से विरोधी थे। सरकार को ये कुछ भी मानते ही नहीं थे। सरकार को ये क्या करना चाहते, खदेड़ देना चाहते थे, यहाँ से हथियारों के माध्यम से, ताकत के माध्यम से सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। और किसकी सरकार स्थापित करना चाहते थे, इसकी सरकार स्थापित करना चाहते थे कि मजदूरों और श्रमिकों, मजदूर बोलो या कि श्रमिक बोलो इक्वली, और किसानों और मजदूरों की क्या सरकार स्थापित करना चाहते थे। और इसका कहीं ना कहीं आपको ओरिजिन कहाँ से देखने को मिलता है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से देखते हो, मार्क्सवादी सिद्धांत से देखने को मिलता है। या मार्क्सवादी सिद्धांत भी अपन बाद में देखेंगे। तो लेफ्ट आइडियोलॉजी मतलब जो सरकार के पूर्ण रूप से विरोधी है। राइट आइडियोलॉजी मतलब क्या होते हैं, जो सरकार के सपोर्टर है। ये सरकार के कौन होते हैं, सरकार के समर्थक होते हैं। ये सरकार को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं कि ठीक है भाई, जैसे हमारे देश में क्या थे, ये राइट आइडियोलॉजी के रहते थे, वो सरकार के समर्थक रहते थे। उनका ये कहना था कि भाई ठीक है, हम सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार का सपोर्ट करके हम क्या करना चाहते हैं, देश में कुछ अच्छी व्यवस्थाएं लाना चाहते हैं। और लेफ्ट आइडियोलॉजी के थे, वो बोल रहे थे कि नहीं भैया, ये सरकार ही पूरी की पूरी करप्ट है। ये सरकार जो दूसरे देश की सरकार है और दूसरे देश की सरकार है, मतलब इसका यहाँ पे सही चीज़ नहीं है, तो इसको हमें पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। और राइट आइडियोलॉजी के थे या कि सेंट्रल आइडियोलॉजी के थे, वो क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि ना
ना वो सरकार के बहुत ज़्यादा विरोधी थे और ना ही बहुत ज़्यादा समर्थक थे, वो बीच में थे। वो बोल रहे थे कि ठीक है भैया विरोध की जरूरत है, क्योंकि सरकार क्या है, दूसरे देश की सरकार है, सरकार करप्ट है, लेकिन हम सरकार को पूरी तरीके से खदेड़ नहीं सकते, बिकॉज ऑफ हमारे पास अभी उतनी पावर ही नहीं, हमारी जो जनता है उतनी यूनाइटेड ही नहीं हुई, उतना ज़्यादा वो एकता में ही नहीं बंधी है। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक समस्याएं जो आज के टाइम पे भी आपको देखने को मिलती है, सांप्रदायिक भावनाएं और जातिवाद और बहुत सारे एक तरीके से अमीर गरीब के बीच में संघर्ष, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष। तो इस तरीके से बहुत सारी क्या थी हमारे देश में प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे। तो सेंट्रल अप्रोच वाला ये बोल रहा था कि भैया चूंकि इतनी सारी समस्याएं हैं इसलिए हम सरकार को पूरी तरीके से नहीं उखाड़ सकते, हमें सरकार का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए और उनका थोड़ा थोड़ा विरोध भी करना चाहिए, ताकि सरकार अच्छे से काम कर सके, सरकार को हम सुधार सके। हमारा उद्देश्य सरकार को खदेड़ना नहीं बल्कि सरकार को सुधारना है। ये राइट आइडियोलॉजी वाले थे। तो इस तरीके से 3 आइडियोलॉजी वाले आपको देखने को मिलते हैं। तो अब इसी को थोड़ा और आगे अपन बढ़ा। अब देखिए संविधान सभा का गठन के लिए सबसे पहले किसने बोला था, 1934 में संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। अब देखो इसके अलावा यह बोला गया था कि फिर 1938 में 1938 में 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पहले देश के पहले प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार ऐसी मांग रखी गई थी अंग्रेजों के सामने कि भैया जो संविधान सभा का गठन है या कि संविधान का गठन है या कि संविधान कौन बनाएगा, संविधान हम बनाएंगे और किसके माध्यम से बनाएंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर बनाया जाएगा। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था कि संविधान बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, किसके द्वारा बनाया जाएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर। मतलब जो 18 साल से, चूंकि उस टाइम पे 21 साल एज थी जब देश आज़ाद हुआ था, तो 21 साल एज थी है ना, लेकिन अभी तो 18 साल है। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो 18 साल से एज के ज़्यादा के लोग हैं वो क्या करेंगे, चुनाव में, इलेक्शन में भाग लेंगे और उनके द्वारा जो इलेक्शन में उनके द्वारा जिनको भी जिताया जाएगा, जो भी कैंडिडेट जीतेगा, उन्हीं के द्वारा ही क्या किया जाएगा, संविधान का निर्माण किया जाएगा। और इसमें किसी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप से मतलब क्या है, बाहरी हस्तक्षेप से आपका सीधा मतलब वही है कि भाई अंग्रेजों का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, अंग्रेजों की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी, पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। तो चलिए अब उसके बाद ये जो जवाहरलाल नेहरू की बात है उसको किसने आखिरकार मान लिया था, तो उसको अगर आप देखते हो तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। याद रखिएगा 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में नेहरू जी की बात को मान लिया गया। बोला कि ठीक है भाई जवाहरलाल नेहरू जी जो भी कहना चाहते हैं उनकी बातों को मान लिया गया 1940 के अगस्त प्रस्ताव। फिर उसके बाद 1942 में आपको पता चलता है कि क्रिप्स मिशन आया। भाई 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया उसने कुछ मांग रखी, हालांकि क्रिप्स मिशन सफल नहीं हो पाई। उसके पीछे कारण क्या था, चूंकि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का सपोर्ट नहीं किया। और मुस्लिम लीग का क्या मानना था, मुस्लिम लीग की केवल एक ही मांग थी कि भाई हमें केवल एक अलग देश चाहिए, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं। वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान का निर्माण होना ही चाहिए, जिसके कारण क्रिप्स मिशन फेल हो गया। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने क्या बात की, कैबिनेट मिशन की बात को थोड़ा सा मान लिया गया। कैबिनेट मिशन की बात को मान इसलिए लिया गया क्योंकि उन्होंने ऐसी कुछ सामने प्रपोजल रखा जिसको मुस्लिम लीग को लगा कि ये ठीक है। तो एक तरीके से संविधान सभा में बैठने के लिए वो तैयार हो गए। संविधान सभा में बोली कि कोई दिक्कत नहीं, हम रहेंगे। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है क्या, संविधान सभा का गठन, जो आपको कब देखने को मिलेगा, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को आपको क्या देखने को मिलेगा, संविधान सभा का गठन देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारी ये सारी चीजें हो गई है ना। फिर अभी इसी को हम थोड़ा आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। तो ये कम से कम आप डेट थोड़ा सा लिख लीजिए कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, पहली बैठक हुई।
11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? दूसरी बैठक रखी गई। और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। तो अब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में क्या है कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आपको क्या जानकारी मिलती है? तो देखो, उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ 2, 4, 5 बातों के बारे में बोला गया है। पहला बोला गया है उद्देश्य प्रस्ताव में कि भाई जो भारत कि जो संविधान का निर्माण हो रहा है, भारत देश के लिए जो संविधान का निर्माण हो रहा है, वो संविधान कैसा होना चाहिए? वो संप्रभु संविधान होना चाहिए। या कि ये पूरा का पूरा भारत देश कैसा होना चाहिए? संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु मतलब सॉवरेन स्टेट होना चाहिए। सॉवरेन स्टेट मतलब क्या होता है? किसी भी विदेशी देश का इसमें किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो विदेशी देश है, किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये बोला गया उद्देश्य प्रस्ताव में कि संप्रभु एक सॉवरेन स्टेट बनाया जाएगा जहां पर किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके अलावा यह बोला गया कि भाई जो हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक, चूंकि पूरा का पूरा जो विवाद था वो तो अल्पसंख्यकों को लेकर के था, जो माइनॉरिटीज में थे, और उस टाइम पे माइनॉरिटीज अपने आप को मुस्लिम थे। तो अल्पसंख्यक हो गए, जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हो गए, अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्र के, और जो दूसरे आदिवासी क्षेत्र के लोग थे, इनको बोला गया कि जब देश आजाद हो जाएगा तो इनको पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी, इनको अच्छी खासी सिक्योरिटी मिलेगी, पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। और ये कहने के पीछे कारण क्या था कि भाई आप ये चीज समझो कि जब देश आजाद हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाएगा। इन लोगों को बाकायदे सिक्योरिटी दी जाएगी, अलग से इनको सिक्योरिटी प्रदान रहेगी। तो एक अल्पसंख्यकों के लिए बोला गया। और दूसरा बोला गया कि जब देश आजाद हो जाएगा तो किन किन लोगों को क्या क्या अधिकार दिया जाएगा। तो ये बोला गया कि भाई देश में स्वतंत्रता रहेगी। अब स्वतंत्रता किस प्रकार की? सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, एकता, भाईचारे, ये सब की बातें की गई जो हमारे प्रेएम्बल में। तो हमारे प्रेएम्बल में जहां पे भी जो भी बातें की गई वो सब बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। भाई स्वतंत्रता की बात की गई, समता की बात की गई, बंधुत्व की बात की गई है, गरिमा की बात की गई है। ये सब चीजों के बारे में कहाँ बोला गया? उद्देश्य प्रस्ताव में बोला गया। इसके अलावा पूरी दुनिया के लिए एक संकेत था। पूरी दुनिया के लिए क्या संकेत था? पूरी दुनिया के लिए संकेत था कि भाई हम क्या चाहते हैं? विश्व शांति, विश्व शांति एवं कल्याण, विश्व शांति एवं कल्याण चाहते हैं। तो ये कुछ उद्देश्य प्रस्ताव के क्या थे? कुछ मूलभूत बातें थी। इनके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो शायद आपके लिए उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। इतनी बातें थोड़ा सा आप जान लीजिए कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसमें ये सब बातों को कहा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें हो गई। तो अब आज के लिए हम इतना ही करते हैं ताकि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो जाए। तो एक दिन में इतना करते हैं, फिर इसको हम आगे बढ़ाते चलेंगे, कंटिन्यू करते चलेंगे। और पॉलिटी सब्जेक्ट आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट होगा। जैसे पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा जीएस का अपन सब्जेक्ट उठाएंगे। और ये जो है, ये जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं वो आपके हर पेपर के लिए ज़रूरी है। मतलब मैं अगर बात कर रहा हूँ छोटे से छोटा पेपर और बड़ा से बड़ा पेपर, आपको यहाँ अगर आपने पढ़ लिया तो इसके बाद आपको किसी दूसरे एग्जाम के लिए कुछ दूसरा आपको रेफर करने की जरूरत नहीं। इवन आपको बुक भी रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप पूरा नोट्स को ही फॉलो कर रहे हैं। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो मेंस के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हैं तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी हो जाए, छोटे एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ से फैक्ट भी आ जाएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे आपके। और अगर बड़े पेपर दे रहे हैं तो वहाँ तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने ही चाहिए। तो एक तरीके से हम सारी चीज़ों को पूरा का पूरा कवर करते चलेंगे। थोड़े अल्टरनेटिव क्लासेस चलेंगे। अल्टरनेटिव क्लास इट मीन्स एक दिन अगर अपन पॉलिटी ले लेते तो 1-2 दिन के बाद अपन करंट अफेयर को कवर करते चलेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अल्टरनेटिव, ताकि दोनों ही चीज़ें आपकी चलती रहे, दोनों ही चीज़ें रैंडम चलती रहे। तो दोनों ही चीज़ें आपकी चलेंगी, तो इस तरीके से हम काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड देन फिर अपन आगे बढ़ते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेक्शन।